अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अलीना शिगरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। रात की वीडियो में आपको हाल तो बता ही दिया था कि जो कुछ होने जा रहा है, अगरचे हमें नज़र आ रहा था। हरीपुर की वो एनए 18 वाली जो सीट थी, उसमें उमर अय्यूब साहब की जो एहलिया कॉन्टेस्ट कर रही थी, वो नंबर्स और जो रिज़ल्ट्स जिस तरह से आ रहे थे सामने, उससे बज़ाहिर तो वो जीत रही थी। और क्योंकि टीवी चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे थे और ये बिल्कुल वही मंज़र जो है वो दोबारा रीप्ले हो रहा है। ऑल्दो बड़ी कुछ चेंजेस हो चुकी हैं। सिस्टम जिस तरह से वक्त गुजर रहा है, सिस्टम में भी बड़ी तेजी आ रही है और सिस्टम भी जो है वो काफी एक अपडेटेड सेटिंग के साथ हमें अब आगे दिखाई दे रहा है। और एक इलेक्शन जो है वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये सुनना पड़ रहा है कि एक इलेक्शन नहीं बचा सके हैं। आपने इमरान खान साहब का फैसला सबको पता था कि इमरान खान ने इसी वजह से कहा था कि जी बॉयकॉट करना है, इलेक्शंस में जाना ही नहीं है, क्योंकि ये जिस तरह से ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये आगे भी बतदरीज ये हरकतें जारी रहेंगी और इस सिस्टम का हिस्सा रह के इस सिस्टम को इंडोर्स करना होगा। सो लिहाजा इस इलेक्शन का बिल्कुल बॉयकॉट किया जाए। और उमर अयूब साहब ने बहरहाल इमरान खान साहब को कन्विंस किया था और फिर वो अपनी अहलिया को भी टिकट दिलवाने में कामयाब हुए थे। और बहरहाल जो हमें जो कुछ नजर आ रहा था, रात 3 साढ़े 3 बजे तक उमर अयूब साहब आर ओ ऑफिस के बाहर थे, जो कि आर ओ ऑफिस वो कहते हैं मुंतकिल भी हो गया था। वो भी जो ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ थी, वो बहुत जारी थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अमले के पार्ट पे भी। और बहरहाल वो 3:30 बजे रात तक वहां पर मौजूद थे आर ऑफिस के बाहर, और जिस तरह से उन्होंने सारे फॉर्म 45 जो है वो इकट्ठे कर रखे थे। लेकिन फिर जब फॉर्म 47 में नतीजा सामने आ रहा था, तो उसके मुताबिक जनाब बाबर नवाज खान साहब, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार थे, उनको 1,63,996 वोट्स, और जो उमर अयूब साहब की जो एहलिया थी शहरनाज उमर अयूब, उनको 1,20,220 वोट्स मिले। मैं टीवी चैनल एक न्यूज़ की वो ज़रूर आपको स्क्रीनशॉट दिखाती चलूँ। एक न्यूज़ ने जिस तरह से और ये मोर और लेस एआरवाई और दीगर चैनल्स में भी इसी किस्म का हाल नज़र आ रहा था, कि एक लीड के साथ जो है वो दिखाई दे रही थी उमर अयूब साहब की एहलिया शहरनाज उमर अयूब, जिनके एक न्यूज़ ने रिपोर्ट किया 86,558 वोट्स के साथ, लेकिन नीचे लिखा है पीछे। सो बज़ाहिर तो चैनल्स को भी ऐसा लग रहा है, और बहुत लोग अब चैनल्स उस तरह से फॉलो भी नहीं कर रहे होते, सब कुछ सोशल मीडिया पे बेनकाब होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन जब 86,558 वोट के साथ वो आगे थी, तो चैनल चला रहा था पीछे। और 80,000 वाले 80,150 वोट्स के साथ बाबर नवाज साहब आगे थे। तो उसी वक्त जो है वो ये बात बिल्कुल अया हो गई थी कि ये वही कुछ होने जा रहा है, क्योंकि बज़ाहिर तो ऐसा लगा, अगर ये हमें ये नौबत आ गई है कि 86,000 वाले को हम पीछे दिखा रहे हैं और 80,000 वाले को हम आगे दिखा रहे हैं, तो फिर तो क्या इंस्ट्रक्शंस ये आई थी कि नंबर कुछ भी हो, आपने पीटीआई के कैंडिडेट को पीछे ही दिखाना है। आपको याद होगा वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब ने बरमला कहा था कि जो बाकायदा उनकी जो धमकी थी, उस अमले को, उस लोकल इंतज़ामिया पुलिस को, कि जी अगर तो कुछ किया तो फिर सुबह का सूरज जो है वो सुबह नहीं देख सकोगे। और ये कुछ जो है वो उनकी धमकी के बाद हमें नज़र आ रहा है कि सुबह भी हो गई, लोगों ने सुबह का सूरज भी देख लिया, रूटीन के मुताबिक जो चीज़ें भी आगे बढ़ गई, और यही कुछ होना था, नज़र आ रहा था। मैंने उस मुलाकात के दौरान पूछा था कि आपको क्यों एक ज़रूरत पेश आई धमकी देने की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस को? तो उन्होंने कहा हमें पता है कि जी जो कुछ हो रहा होता है और जिस तरह से करवाया जा रहा होता है, तो ऑल्दो पुलिस जो है वो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की उनके अंडर है, आप उनको ट्रांसफ़र कर देंगे, क्या करेंगे इस अमले को, जो पुलिस थी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, दीगर अफ़सरान को? तो उन्होंने कहा नहीं, ट्रांसफ़र नहीं, इसका मतलब है कि सस्पेंड करूँगा मैं। सो अब देखना ये होगा कि सोहेल आफरीदी साहब करते क्या हैं। एक इलेक्शन अब बचा नहीं सके, और ये ताना जो है अब वो ना सिर्फ़ उमर अयूब साहब बल्कि पूरी पीटीआई को सुनना पड़ रहा है, कि इमरान खान ने जब कहा था कि इलेक्शंस का बॉयकॉट करना है, तो फिर क्यों उस की तरफ जो है जाया गया, उनकी डिसीजन के, उनके फैसले के खिलाफ जाकर आपने ये सीट भी गंवा दी। ऑल्दो के नज़र आ रहा था इस नंबर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। इन सीट्स को जीत कर भी कोई पीटीआई के लिए कोई अच्छाई नहीं हो जानी थी, कोई बेहतर सलूक नहीं हो जाना था। यही कुछ जो फस्तायत वो कहते हैं, जिस तरह से पीटीआई को क्रश किया जा रहा है और सिस्टम जिस तरह से क्रश कर रहा है, वही कुछ आगे भी नज़र आना था। और जो इस बार जो हमें डिफरेंट नज़र आता है, वो ये था कि
جو الیکشن کمیشن کا جو عملہ تھا، آرओز تھے، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فارم 45 تو آپ کو پکڑا دیے، دونوں کے پولنگ ایجنٹس کو، دونوں سائڈس کے۔ لیکن پھر جب آخر میں اس الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فارم 47 تیار کیے، اس میں اس نے اپنے نمبرز جو ہیں وہ کس طرح سے درج کیے، یہ ایک بڑی ایسی واردات تھی کہ جو اب ہمیں واردات کی بھی نا بہت مختلف مختلف اقسام نظر آ رہی ہیں، بہت ہمیں ماڈیفائڈ وے میں ہمیں وارداتیں بھی ہوتی ہوئی اس ملک میں دکھائی دے رہی ہیں۔ وہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ کم اس لیے تھا کیونکہ بائی الیکشنز میں تو ٹرن آؤٹ کم ہی ہوتا ہے، مطلب کمال ہے راجہ صاحب، الیکشنز کا جو ہے وہ بائی الیکشنز میں ایک مومنٹم ہوتا ہے، بہت کانٹے کا مقابلہ بھی دیکھا جاتا ہے، لیکن پنجاب میں آبویسلی پاکستان تحریک انصاف پارٹیسپیٹ نہیں کری تھی، اینڈ ایوری بڈی نیو کہ یہ جو اس وجہ سے وہ نہیں ہونا، لوگوں کا ایک رسپانس جو ہے وہ نظر نہیں آنا۔ ایک ٹاپ ٹویٹ ڈاکٹر دانش صاحب کی، سینئر صحافی ہیں، انہوں نے کہا جب گھوڑا ریس کا بوائیکاٹ کرتے تو پھر گدھوں کا جیت جانا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ آروز جو ہے وہ خیبر پختونخوا، کیونکہ پولیس آپ کے انڈر ضرور آتی ہے اور پولیس بھی بظاہر تو جو حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت ہے اس کے انڈر نہیں دکھائی دے رہی، کہ پولیس جو کہ ان کے انڈر آتی ہے ان کے کنٹرول میں نہیں تھی، پولیس کی بھاری نفری تھی، فوج وہاں پر تعینات تھی، اور ایسے میں آج بڑا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ بھی سامنے آیا، اور وہ تھا جو ایف سی کے ہیڈ کوارٹرز پر خودکش حملہ۔ یہ اٹیک جو ہے وہ انتہائی پریشان کن، اور یہ صدر کوہاٹ روڈ میں یہ آج صبح سویرے ہوا ہے 8 بجے کے قریب۔ دھماکے کے بعد 2 خواجین نے ہیڈ کوارٹرز میں گھسنے کی کوشش کی جن کو مار دیا گیا۔ 3 جو حملہ آور تھے انہیں جہنم واصل ہو چکے ہیں۔ فائرنگ کی آواز بہرحال رک گئی تھی، لیکن یہ ایک بہت ہی ناکام کوشش ان کی جانب سے کی گئی تھی، بٹ دس اگین گوز آن ٹو اسپیک آف دا انٹینسٹی، کہ جس انٹینسٹی پہ ہمیں اس وقت جو دہشت گردی کی کارروائیاں ہیں، واقعات ہیں، وہ بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ کچھ روز قبل ہم اسلام آباد کچہری کے باہر کا وہ مناظر آپ سے ڈسکس کر رہے تھے، وہ حملہ جو کیا گیا تھا وانا کی کیڈٹ فیسلٹی کی ہم بات کر رہے تھے، اور اب جو ہے وہ ہمیں تو پورا ملک آن دا ہول جو ہے وہ ولنریبل نظر آتا ہے، اور افغانستان کے ساتھ تو نیچرلی آپ کے افغان رجیم کے ساتھ کوئی معاملات آپ کے طے نہیں تاحال پا سکے ہیں، لہٰذا وہاں سے اور بھارت کی طرف سے کوئی نہ کوئی مس ایڈونچر کی جو بات ہے وہ رول آؤٹ نہیں کی جا سکتی۔ شہباز شریف صاحب آج بڑے خوش تھے، انہوں نے کہا ضمنی انتخابات میں جیت حکومتی کارکردگی پر عوام کے اعتماد کا مظہر ہے، اور عوامی مینڈیٹ کا منہ بولتا ثبوت پاکستان مسلم لیگ نون ضمنی انتخابات میں مزید کامیابیاں سمیٹتے ہوئے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کو یہ کامیابی قائد میاں محمد نواز شریف کے ویژن اور ان کی بے مثال قیادت اور پارٹی کارکنان کی محنت کی بدولت حاصل ہوئی ہے۔ اب یہ جو ویژن اور محنت اور شبانہ روز محنت کی جب بات شہباز شریف صاحب کرتے ہیں تو وہ ملک کی اوور آل پرفارمنس میں ہمیں ملک کی اوور آل کارکردگی، اس ملک کی عوام کی حالت زار جو ہے وہ بہتر بنانے میں وہ ریفلیکٹ کیوں نہیں کرتا؟ نہ وہ ویژن ریفلیکٹ کرتا ہے، نہ وہ محنت ریفلیکٹ کرتی ہے۔ شبانہ روز جو محنت ہوتی ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ صرف اور صرف کس طرح سے سسٹم کو اپ گریڈ، پورے کا پورا نظام جو ہے وہ اپنے تئیں یا اپنے طور پہ چلانے کے لیے، بنانے کے لیے یہ پوری محنت ہمیں بہرحال نظر آ رہی ہے تھرو لیجسلیشنز ناؤ ایز ویل، کیونکہ 2024 کے جو الیکشنز تھے جنرل انتخابات، اس سے متعلق ہمیں ایک چیز تو ضرور نظر آتی تھی، بڑا حیران کن تھا کہ جس طرح سے ریزلٹس ٹیمپرنگ ہمیں ہوتی ہوئی دکھائی دی، لیکن اب باقاعدہ طور پہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ اب وہ سسٹم کے اندر اب ایسی چینجز کر دی گئی ہیں کہ تمام چیزیں اب اس ٹیمپرنگ کو سپورٹ کریں گی۔ آپ اس کو کہیں بھی آپ اس طرح سے جا کے آپ اس کو چیلنج کرنے میں ناکام رہیں گے، آپ کی اس طرح سے سنوائی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ اب الیکشن ریگنگ کا جو معاملہ ہے وہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ جو ہے وہ ٹیک اپ کر رہا ہے اس ویک میں ہی، پرسوں غالباً۔ سو یہ تمام چیزیں جو ہے وہ اب ہمیں اسی طرح سے چلتی ہوئی، اسی طرح سے چلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے جو کہ بہت کچھ سہتی آئی ہے، بہت کچھ اس کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن باوجود اس کے وہ نہ سڑکوں پہ نکل رہی ہے، وہ نہ جو ہے وہ لوگوں کو موبلائز کرنے کی طرف آ رہی ہے، نہ وہ اس کی جانب سے کوئی مزاحمت نظر آ رہی ہے، کوئی ایک ہمیں ایک فائٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے نہیں نظر آ رہی۔ اب اسی کو جواز بنا کے اگر آپ نے یہ الیکشنز جو ہے اس میں جو کچھ ہوا ہے، جس طرح سے آروز نے پورا فیصلہ اور پورے نمبرز جو ہیں، پورے الیکشن کے جو ووٹس ہیں اس کو تبدیل کیا ہے اور اتنا بلیٹنٹلی کیا ہے، تو اس کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کیا کر رہی ہے، کیا سوچ رہی ہے، باہر آئے گی نہیں آئے گی؟ کیونکہ
अगर आपको लग रहा है तहरीक इंसाफ को, और लग रहा था जैसे उनको बड़ा ज़ोम था कि वो ये इलेक्शंस जीत जाएंगे, स्पेशली यानी 18 हरीपुर की सीट, तो ऐसा नहीं हो सका। और अगर आप तेज़ हुए, अगर आपको लग रहा था, तो सिस्टम भी बहुत तेज़ हुआ है। और सिस्टम में जिस तरह से मैंने कहा कि कार्रवाई जिस तरह से की गई, वो एक बज़ाहिर तो नज़र आ रहा है कि अब अवाम को इस सिस्टम से दूर करने के लिए एक बाकायदा एक कॉन्शियस एफर्ट नज़र आ रही है। ये सिस्टम पे अवाम का एतबार या एतमाद जो है वो उस तरह से नहीं नज़र आता, क्योंकि लोग जो है वो बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड थे, और लोगों की हालत जो है वो बिल्कुल ऐसी थी कि जहाँ पर उनको पता हो कि जी किसने कौन लड़ रहा है, क्या नताइज आने हैं। 2024 के इलेक्शंस में जो कुछ हुआ उससे मजीद ब्लेटेंटली अदालतों के उसमें कोई सुनवाई नहीं, ट्रिब्यूनल्स फैसले उस तरह से नहीं दे सके। सो ये तमाम चीज़ें जो है वो फिर हमें रिफ्लेक्ट कर रही थी अवाम के उस एतमाद की, जो एक एक डिक्लाइन उसमें नज़र आया। और बज़ाहिर तो अब नज़र क्या आता है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक सिंपल मेजॉरिटी लेने में कामयाब होती है। और अगले अब ज़ाहिर है अगर आपके पास सिंपल मेजॉरिटी है, और बिलावल साहब मुमकिन तौर पे जिस तरह से बाज़ गश्त है कि बिलावल साहब भी अपोजिशन लीडर के तौर पे नज़र आ सकते हैं, फिर क्या होगा जी? फिर ये होगा कि जो अपोजिशन के साथ मिल के आपने अपॉइंटमेंट्स करनी थी, उसमें बिलावल साहब और शहबाज शरीफ साहब मिलकर वो अपॉइंटमेंट्स करेंगे। नैब के चेयरमैन की बात हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चीफ की बात हो, आपके पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चीफ की बात हो, चेयरमैन की बात हो, तो सब चीज़ें जो है वो मिलकर डिसाइड किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कितना ऑल पावरफुल हो चुका है इस वक्त थ्रू दीज लेजिस्लेशन। 26वीं आईनी तरमीम हो जिसने 218(3) के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये राइट दे दिया है कि वो किसी भी सिटिंग मेंबर को ऑफ द पार्लियामेंट उसको नाअहल करार दे सकता है। ये पहले ऐसा नहीं होता था, अदालतें हमेशा से वो स्ट्राइक डाउन करती थी वो फैसले जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाअहल करार देता था, चाहे वो फैसल वावडा का हो, जो मामला व दीगर के हवाले से हमारे पास एग्जांपल्स मौजूद हैं। लेकिन अदालतें ये कहती थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये राइट हासिल नहीं कि वो पार्लियामेंट के मेंबर को नाअहल करार दे सके। ये भी 26वीं आईनी तरमीम के तहत थैंक्स टू आवर पार्लियामेंटेरियंस, आवर लेजिस्लेटर्स, जो कि बड़ा शादियाने बजा रहे हैं इस बात पे कि हमने बड़ी कामयाबी के साथ 26वीं आईनी तरमीम और 27वीं आईनी तरमीम हम लेकर आ गए। लेकिन उससे हुआ क्या? उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस किस्म के फैसले देने में पूरा का पूरा उसको एक ताकतवर बना दिया गया। जो अब ये बात हो रही है जी, मैं कुछ दिनों से सुन रही हूँ, देख भी रही हूँ, कुछ ऐसे लोग भी जो कि बहुत हक और सच के साथ खड़े रहते थे, वो भी अब नए निज़ाम की बात हो रही है, तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि एक नया बयानिया बनाया जा रहा है कि एक नया निज़ाम लेकर आ रहे हैं, एक नया सिस्टम आ रहा है। वो नया सिस्टम जो है वो देर तक चलेगा। अब यही सिस्टम होगा जिस तरह हाइब्रिड प्रो मैक्स वाला चीज़ ज़ाहिर है, वो जो सिनर्जी की बात की जाती थी, तो अब यही कुछ चलेगा। अवाम को भी इसके साथ दे नीड टू गेट एक्वेंटेड, यूज़्ड टू होना होगा। और यही निज़ाम जो है अब बताया जा रहा है कि जी डिलीवर, क्योंकि अब तक तो उस तरह डिलीवर नहीं किया, डिलीवर तो अपने लिए किया है। यही निज़ाम जो है वो डिलीवर भी करेगा और यही निज़ाम चलेगा। ये लोगों को इसके साथ जो है वो एट पार आना होगा। लेकिन साउथ एशिया का जो चीज़ हमारे हुक्मरानों को नहीं पता, वो ये है कि साउथ एशिया का डीएनए जो है वो फ़र्क है। और ये जो नुकसान आज आप पहुँचा रहे हैं थ्रू दीज़ लेजिस्लेशंस, थ्रू दीज़ एक्शंस, इस नुकसान के जो असरात हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो बहुत दूर तलक जाएँगे। और जो एक वेव चल उठी है पूरी दुनिया में, नॉट जस्ट इन साउथ एशिया, पूरी दुनिया में, अ, उस वेव में हम एक किरदार नौजवानों का देख रहे हैं, एक रोल देख रहे हैं जेन ज़ी का। और ये जो जनरेशन है ये अपने फैसले खुद करने की आदी है। ये उसके ऊपर अगर रवायती तरीके से रवायती प्लेबुक और अब तो मेरे ख़्याल से अब इस तरह के मामलात हैं कि ऐसे खुल के आके और खुल के जो है वो इस किस्म के इक़दामात या एक्सट्रीम मेजर्स लेना, ये बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल से देर पा नहीं है। सो जो मकबूल बयानिए होते हैं वो सच पर मबनी होते हैं, वो कभी भी इस किस्म के हथकंडों, हरबों पर मबनी नहीं होते, कभी भी इस किस्म की जो आप स्पिन देने की हर वक़्त कोशिश में लगे हुए होते हैं, कभी भी बयानिया इस तरह से मकबूल नहीं होता। मकबूल बयानिया जो है उसके पीछे हमेशा एक लॉजिक होती है, एक सच्चाई उसमें रिफ्लेक्ट करती है। वही अवाम जो है उसके साथ खड़ी होती है। और अवाम को इस वक्त बहुत अच्छी तरह नज़र आ रहा है कि आप पूरे वही प्लेबुक के ज़रिए जो है आप उसी तरह से एक्शंस लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।
اور जिससे अवाम का बिल्कुल इंटरेस्ट लूज़ हो चुका है, उनका कॉन्फिडेंस इस पूरे इंतखाबी निज़ाम, इस पूरे जो सिस्टम है उस पर से एतबार उठ चुका है। और अब मेरे ख़्याल से डरना चाहिए उस वक़्त से कि जब अवाम वाक़ई में क्योंकि डिलिवरेंस पे भी बहुत बड़ा सवाल है। डिलीवर अगर कर रही होती हुकूमत, अगर गवर्नेंस पे कोई सवालात नहीं होते तो फिर अवाम को भी कोई गर्ज़ नहीं होता कि जी कौन इक़्तिदार में है, कौन नहीं है, आप अवाम को डिलीवर कर रहे हैं। आप अवाम को डिलीवर नहीं कर रहे, आप सरमायाकारी मुल्क में लेकर नहीं आ सक रहे, आप मुल्क के मसाइल जो है वो हल नहीं करने में नाकाम हैं। आईएमएफ पूरे का पूरा 78 साला जो आपका एक निज़ाम जिस तरह से आप चलाते आ रहे हैं, जिसको आप उसी निज़ाम को आप मज़बूत करने की तरफ आगे जा रहे हैं, तो ये निज़ाम जो है वो बहुत ही कमज़ोर उसकी बुनियादें हो गई हैं और इस कमज़ोर बुनियादों पे इमारत जो है वो बहुत देर तक नहीं खड़ी रह सकती। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फीडबैक, सजेशंस ज़रूर आगाह कीजिए।